गुड मॉर्निंग। फेसबुक लाइव में आप लोगों का स्वागत है। सबसे पहले तो जिस स्टेटमेंट को मैंने अपने फेसबुक टाइमलाइन पर दिया है उसे मैं शेयर करना चाहूँगा कि आप सब लोग जो हमारे दोस्त हैं, जो फेसबुक पर लिखते हैं या मीडिया में काम करते हैं, उन सबसे अनुरोध है कि वे कोरोना वायरस के बारे में बात करते समय, कोरोना वायरस पर लिखते समय धर्म, नस्ल और जाति के सूचक पदबंधों का कोरोना वायरस के मरीजों के साथ इस्तेमाल न करें। ये विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हिदायत दी है। हमारे तमाम प्रगतिशील और अच्छे पढ़े लिखे लोग, जहीन लोग जो भी फिलहाल मोदी के नशे में आ चुके हैं, वे थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव बने और विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो हिदायत है उसे ध्यान में रखें और कोरोना वायरस को लेकर उसे धर्म से न जोड़ें। जो कोरोना वायरस का पीड़ित है वो कोरोना वायरस का पीड़ित है, ये चीज ध्यान रखें। उसकी कोई जाति नहीं है, वो सिर्फ पीड़ित है। इसलिए सबसे अच्छा यही होगा कि कोरोना वायरस पर वायरस की तरह बात करें और उसने हमारी पूरी नागरिक सभ्यता और नागरिकों पर हमला किया है, उसका असर हो रहा है, इस दृष्टि से देखें। ये तो पहली काम की हिदायत हुई जो कि बहुत जरूरी है और आपके व्यवहार में रहनी चाहिए। सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है, फेसबुक की ये जिम्मेदारी बनती है कि जिन लोगों ने कोरोना वायरस को और भारत में उसके प्रचार प्रसार को धर्म विशेष थे, खासतौर पर तबलीगी जमात और इस्लाम से जोड़ा है, उनकी पोस्टें फेसबुक से हटाई जाएं। वे लोग अपनी पोस्ट फेसबुक से हटाएं। भारत सरकार ऐसी पोस्ट हटाने के लिए अनुरोध करे फेसबुक से। हम लोग स्ट्रिक्टली, कड़ाई के साथ में विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो हिदायतें हैं प्रचार के बारे में, इलाज के बारे में, उनका पालन करें। अपनी मनमानी घरजानी न करें। मनमानी घरजानी के लिए आपका घर है, आप घर में कितना भी विवाद कीजिए और समझाइए लोगों को, लेकिन पब्लिक डोमेन में वह सब मत कीजिए, इर्रेशनल है। इसलिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की हिदायतों को ध्यान में रखते हुए मेरी पहली मांग है कि भारत सरकार तबलीगी जमात को लेकर जिस तरह की पोस्ट फेसबुक पर पोस्ट की गई हैं उनको डिलीट करने के लिए फेसबुक से रिक्वेस्ट करे। और जिन लोगों ने लिखी हैं उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि वे लोग अपनी पोस्ट डिलीट करें। कोरोना वायरस सीरियस समस्या है और हम लोग इसे सीरियसली लें। कैजुअली इसके साथ में अपने वैचारिक कार्ड न खेलें। कोरोना वायरस के संदर्भ में तो फिलहाल इतना ही। अब हम लौटते हैं अपने पुराने विषय जिसकी हम पिछले 4-5 लेक्चर से चर्चा कर रहे हैं, टेलीविजन कल्चर, टेलीविजन पॉलिटिक्स और टेलीविजन आइडियोलॉजी। ये टेलीविजन कल्चर, टेलीविजन पॉलिटिक्स और टेलीविजन आइडियोलॉजी के अंदर एक एलिमेंट और है। और चूंकि अभी रामायण, महाभारत वगैरह वगैरह देखे जा रहे हैं और भी सीरियल देखे जा रहे हैं, तो मैं उसके पक्ष में 2-1 चीजें आपके सामने रखना चाहता हूं विचार के लिए। मैं नहीं जानता कि आप उससे कितना सहमत होंगे, कितना सहमत नहीं होंगे। टेलीविजन में जब इस तरह के मिथ या टेलीविजन सीरियल्स में जो कहानियां या नैरेटिव आते हैं तो वे एक खास तरह का सांस्कृतिक पॉपुलिज्म भी अपने साथ लेकर आते हैं और सांस्कृतिक पॉपुलिज्म पैदा करते हैं। आप जस्ट सोचिए ठंडे दिमाग से, जब सीरियल नहीं था तो हम कैसे थे, हमारी औरतें कैसी थीं, हमारे पुरुष कैसे थे, हमारे यंग लड़के कैसे थे, और सीरियल जब आए तो सीरियल ने हमारे जीवन में क्या क्या बदला, हमारी औरत को कैसे बदला, हमारे पुरुष को कैसे बदला।
उसकी भावभंगिमा कैसे बदली, उसकी बोलने की शैली कैसे बदली, उसके एक दूसरे से इंटरेक्शन के स्वरूपों पर क्या असर डाला, इन सब चीजों पर सोचें। एक जमाने में रेवन विलियम्स ने बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है। मैं बार बार रेवन विलियम्स का क्यों जिक्र करता हूं, क्योंकि मुझे वो सबसे अच्छे लगते हैं। पश्चिम की आलोचना के बहुत बड़े आलोचक हैं, अंग्रेजी की आलोचना के। तो रेवन विलियम्स ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कि आखिर ये मीडिया हमारे जीवन में करता क्या है। अखबार हो, टेलीविजन हो, रेडियो हो, सिनेमा हो, ये तमाम किस्म के जो मीडिया हैं, ये मीडिया क्या करते हैं। उसका फिर उन्होंने एक बहुत उत्तर दिया, जिसे मैं एक लाइन में कह रहा हूं। उन्होंने कहा कि टेलीविजन, रेडियो, मीडिया, ये इन जनरल जन माध्यम हमारे जीवन में आदतें और एटीट्यूड्स, संस्कार, अभिरुचियां ये निर्मित करते हैं। हमें देखना होगा कि टेलीविजन के आने के बाद हमारी आदतें, अभिरुचियां बदली हैं कि नहीं बदली हैं, एटीट्यूड्स बदले हैं कि नहीं बदले हैं, और बदले हैं तो किस तरह के नए एटीट्यूड्स पैदा हुए हैं, किस तरह की नई आदतें पैदा हुई हैं। ये जो आदतें, एटीट्यूड, संस्कार बदलने का काम है, ये बड़ा जटिल काम है। ये हल्का सरल काम नहीं है, क्योंकि हमारी जो आदतें, हमारे जो संस्कार हैं, हमारे जो एटीट्यूड्स हैं, वो सैकड़ों सालों में बने हैं। उन्हें बदलना बहुत आसान काम नहीं है। तो टेलीविजन की कल्चर जब आई, और उसमें भी सीरियल कल्चर जब आई, तो उसने सबसे बड़ा एरिया खोला जहां के बड़ी जद्दोजहद चल रही है, बड़ी आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल चल रहे हैं। वह है हमारी आदतें और एटीट्यूड्स का एरिया। बड़े पैमाने पर भारतीय समाज ही नहीं, विश्व समाज के लोगों का जहां टीवी पहुंचा, जहां टीवी को देखना शुरू किया लोगों ने, तो वहां उसने लोगों की आदतें और अभिरुचियां बदली। ये चीज हमेशा दिमाग में रखनी चाहिए कि मीडिया क्या करता है। मीडिया आदतें और एटीट्यूड्स या संस्कार बनाता है, और यह काम वो करता है कल्चरल पॉपुलिज्म के फ्रेमवर्क में। एक खास तरह का कल्चरल पॉपुलिज्म वह डेवलप करता है, और हर जगह उसका एक अपना अलग फ्रेम है। बंगला में अलग है, मराठी में अलग है, तमिल में अलग है, कुछ उसकी कॉमन चीजें भी हैं, लेकिन अधिकतर उसकी रीजनल खासियत को लिए हुए हैं। तो टेलीविजन के जो प्रोडक्ट हैं, जो सीरियल हैं, उन सीरियल्स पर बात करते समय, उनका विवेचन करते समय, ये जो कल्चरल पॉपुलिज्म है, इसे हमेशा दिमाग में रखना चाहिए। और कल्चरल पॉपुलिज्म के जरिए कौन सी चीज बदल रही है, कौन सी चीज पर हम पुनर्विचार कर रहे हैं, इन पर सोचा जाना चाहिए। भारत में जो कल्चरल पॉपुलिज्म आया, तो किन चीजों को लेकर आया। ये बुनियाद हम लोग, या बाद में सीरीज है पूरी, वो रामायण महाभारत में भी है। कौन सी चीज है। रामायण से लेके बुनियाद और हम लोग तक कौन सी चीज कॉमन है। एक ही चीज कॉमन है ये कल्चरल पॉपुलिज्म के अंदर, कि हमारी परिवार के प्रति जो वचनबद्धता है, कमिटमेंट है, वो बना रहना चाहिए। बड़ा ग्रैंड नैरेटिव है इसमें, जो इंटरलिंक करके एकदम पैरेलल अंदर एक दूसरे से गुथा हुआ है, और वो तमाम सीरियल्स में गुथा हुआ है। परिवार बन रहे हैं, परिवार टूट रहे हैं, युद्ध हो रहा है, युद्ध शांत हो रहा है, दुनिया भर की चीजें चल रही हैं, लेकिन इसके सेंटर में कौन सी चीज है। परिवार, और परिवार के प्रति वचनबद्धता। और परिवार के प्रश्न इसने केंद्रीय प्रश्न बनाए हैं, इस पर विचार करने की जरूरत है। सीरियल की संस्कृति खाली वही नहीं है जिसके हम शॉर्टकट मारते हैं। सीरियल की संस्कृति में
फैमिली का ढांचा, फैमिली के सवाल भी हैं। सीरियल में जब पॉपुलिज्म आता है और सांस्कृतिक पॉपुलिज्म आता है तो वह अपने तरीके से पुरानी परंपरा के रूपों को सामने रखता है, उन्हें जनप्रिय बनाता है। तो यह सवाल पैदा होता है क्या पुरानी परंपरा के रूपों को हम मानेंगे या नहीं मानेंगे, उन्हें कैरी करेंगे कि नहीं करेंगे, यह डिबेट भी शुरू होती है। थोड़ी देर के लिए सोचिए, राम मेरे आदर्श हैं, तो क्या मैं राम जैसे लक्ष्य अपने जीवन में पैदा करना चाहूंगा या करता हूं? पैदा होता ही है। यह राम खाली रामायण खाली टेलीविजन, राम एक खास तरह के आदर्श और फ्रेमवर्क को रिप्रेजेंट करते हैं। वे आदर्श मूल्य जो राम रिप्रेजेंट करते हैं, क्या मैं एक दर्शक के नाते, एक भारतीय के नाते, मैं क्या उन्हें जीना पसंद करूंगा? नहीं। तो संस्कृति के अंदर ये जो गैप है, यानी नागरिक के अंदर और राम के बीच में जो गैप है, इस गैप की व्याख्या क्या खूबी है रामचरितमानस की? रामचरितमानस की खूबी है कि राम ने बार बार कहा है, शुरू में ही कहा है कि यह जो है, ये जो जीवनी है मेरी, ये राम कथा है। और इस राम कथा को लिखते समय यथाशक्ति पारदर्शिता का पालन किया गया है। साहस है हमें लिखने का, ट्रांसपेरेंट ढंग से जीवनी लिखने का साहस है, ट्रांसपेरेंट ढंग से उन वैल्यूज को जीने का साहस है जो राम ने जिए। नहीं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कल्चरल पॉपुलिज्म आपके सामने संस्कृति के पुराने प्रश्न उठाता है, आचार व्यवहार के पुराने रूपों को चित्रित करता है। अब आपको तय करना है कि उसे मानेंगे या नहीं मानेंगे, या उसे खाली देखकर छोड़ देंगे। एक और चीज है जो कि इस तरह की कल्चर के प्रोडक्शन से सीरियल्स में जो चीज पैदा हुई है, अब बंगला के सीरियल्स देखें, हिंदी के, मैं बंगला के भी सीरियल देखता रहा हूं जब मैं कलकत्ते में रहा हूं, अब तो नहीं देखता मैं, अब मैं हिंदी के भी नहीं देखता, पहले हिंदी बंगला दोनों वहीं देखता था मैं। सीरियल्स के अंदर जो चीज कॉमन है, क्षेत्रीय कल्चर और क्षेत्रीय वैल्यूज, पात्र जिस तरह से आपस में बोलते हैं और जिस भाषा में बोलते हैं, उस तरह से और उस भाषा में, तो सीरियल के कल्चर में एक रीजनल पुट भी रहता है, रीजनल सेंस भी रहता है, रीजनल लैंग्वेज का सेंस रहता है, रीजनल लैंग्वेज की कल्चर रहती है, रीजनल एटीट्यूड रहते हैं। खड़ी बोली हिंदी में जो नीरसता है, मतलब मैं जो अभी बात कर रहा हूं ना, बड़े नीरस ढंग से कर रहा हूं मैं, लेकिन यही बात कोई अगर बंगाली बोलेगा तो बहुत ही सरस लैंग्वेज में बोलेगा। बंगला के अंदर एक खास तरह की सरसता है, लेकिन खड़ी बोली के अंदर वह सरसता नहीं है, क्योंकि खड़ी बोली हिंदी का जो व्याकरण का आधार है वो हरियाणवी है। अब आप इसे किसी तरह से, जो मैं कह रहा हूं, इसको हरियाणा के साथ में विद्वेष के साथ जोड़कर नहीं देखेंगे। तो भाषा में वो माधुर्य नहीं है, तो हमारी प्रस्तुतियों में वो माधुर्य नहीं होता। सो बंगला में जो माधुर्य है प्रस्तुतियों में, भाषिक प्रस्तुतियों में, वह माधुर्य खड़ी बोली हिंदी में है ही नहीं।
तो इफेक्टिव होगा, माधुर्यपूर्ण भाषा का इफेक्टिव होगा या गैर माधुर्यपूर्ण भाषा का इफेक्टिव होगा, ये सोचने की चीज है। मैं नहीं जानता। एक और चीज है जो कि जैसा कि मैंने शुरू में जिक्र किया कि ये ड्रेस कोड कैसा था, हमारी लड़कियों का कैसा था, हमारी औरतों का ड्रेस कोड कैसा था। और जब सीरियल कल्चर विकसित हो, मैंने जैसे एक दिन कहा कि हमारी रसोई बदल गई, हमारा डाइनिंग रूम बदल गया, हमारी डाइनिंग टेबल बदल गई, लेकिन चूंकि ये होम मेड सीरियल है, ये तमाम ऐसे सीरियल हैं जिसमें घर और घर की अंदर की संस्कृति और तमाम किस्म के विवाद, तमाम किस्म का नरेटिव इसमें बार बार आया है, तो हमें ये जानना होगा हाउस वाइफ है जो इस सीरियल को सबसे अधिक देखती है। ये जो लड़कियां हैं, ये जो बेरोजगार हैं, जो सबसे अधिक इस सीरियल को देखते हैं, इस सीरियल के आने के बाद इनका ड्रेस कोड बदला है कि नहीं बदला, इनकी भाव भंगिमा बदली है कि नहीं बदली है? बदली है, बुनियादी तौर पर बदली है। तो यह नहीं कह सकता कि सीरियल का कोई इंपैक्ट नहीं होता, सीरियल का इंपैक्ट होता है। और जैसा कि रेमंड विलियम्स कहते हैं कि सीरियल आपके अंदर, मीडिया आपके अंदर आपके एटीट्यूड्स, आपकी आदतों को और नई आदतों को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। एक अन्य पहलू जिस पर कि कायदे से सोचे हम लोग, सीरियल जब, तो सीरियल की कल्चर ने हमारे बीच में किस तरह के परिवार और किस तरह की धारणाओं को बल पहुंचाया, सिर्फ विचार कीजिए। पिछली बार मैंने रामायण का ही मैंने रेफरेंस लिया था, मैं अभी फिर रामायण का ही रेफरेंस लूंगा क्योंकि वो ज्यादा पॉपुलर है, उसे ज्यादा लोग देखते हैं। ये बात सही कही है कुश चतुर्वेदी ने कि ब्रिज की बोली का माधुर्य तो है, ब्रिज की बोली का माधुर्य है, लेकिन ब्रिज की बोली का आधार हरियाणवी व्याकरण नहीं है। ब्रिज की बोली का आधार क्या है, इस पर हम लोग कभी अलग से बात कर लेंगे, मैं विषयांतर नहीं करना चाहता। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो कौन सी है? मसलन दशरथ और प्रेम के, यानी पिता और पुत्र के संबंध को देखें और रामायण ध्यान में रखें। कल्पना कीजिए, रामचरितमानस और रामानंद सागर की रामायण, इन दोनों को ध्यान में रखिए। क्या राम दशरथ जैसा बनना चाहते हैं? क्या कोई यंग लड़का अपने पिता जैसा बनना चाहेगा? या कोई पिता अपने जैसा अपना बेटा बनाना चाहेगा या बना सकता है? हिस्टोरिकली, साइंटिफिकली इम्पॉसिबल। राम दशरथ जैसा नहीं बनना चाहते। तो रामायण पर अगर हम डिस्कोर्स ही करेंगे, विमर्श ही करेंगे, तो हम नए विमर्श क्यों नहीं खोलेंगे? हम ये क्यों नहीं सवाल खड़े करेंगे कि क्या रामचंद्र जी ने दशरथ जैसे बनने की कोशिश की थी? क्या साइंटिफिकली कोई भी बेटा अपने बाप जैसा बन सकता है? नहीं, नहीं। सो कल्चरल पॉपुलिज्म जब मिथों के जरिए दाखिल होता है तो वह नए किस्म के विमर्श को पैदा करता है और वह नए किस्म के एटीट्यूड्स को पैदा करता है। आप देखते हैं राम और दशरथ के कथानक को है, लेकिन आप न तो राम बनना चाहते हैं और न दशरथ बनना चाहते हैं, और न पिता पुत्र के संबंध दशरथ और राम जैसे आप रखना चाहते हैं। देख रहे हैं रामायण,
लेकिन पिता पुत्र के संबंध राम और दशरथ जैसे नहीं है। कहां से तय हो रही है चीजें? कल्चरल पॉपुलिज्म जब मिथों में घुसता है तो वह मिथों की भी पुनर्व्याख्या, पुनर्प्रस्तुति और पुनः इंपैक्ट का दायरा, एक नया दायरा क्रिएट करता है। और इंपैक्ट कौन सा होता है? इंपैक्ट अनप्रेडिक्टेबल होता है, जिसका पूर्वाभास नहीं कर सकते। तो मुझसे अगर पूछा जाए तो मिथ है तो ठीक, उन्हें देखना भी ठीक, लेकिन लागू करना संभव नहीं हो, वो लागू नहीं होते। एक और चीज है, बहुत जरूरी चीज है, ये राम सीता का जो संबंध है वो कैसा है? सीरियल देखेंगे, सीरियल एंजॉय करेंगे, क्या कोई लड़की सीता बनना चाहती है? यह सोचो खाली। और क्या कोई लड़की अगर सीता बनना चाहती है तो वह क्या संवैधानिक सुखों का उपभोग कर पाएगी? जब एक सांस्कृतिक प्रोडक्ट के तौर पर, एक कल्चरल नैरेटिव के तौर पर हमारे बीच में दाखिल होते हैं, संबंधों को रिवर्स कर देते हैं। मिथों के बार बार आने का यह एक साइड इफेक्ट है जो कि अनप्रेडिक्टेबल है। शासक वर्ग भी इसका प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। वो चाहे जितने निस्वार्थ को पुष्ट करने के लिए उन्होंने सीरियल लगाए हो, चाहे जैसी भी अच्छी बुरी मंशा रही हो उनकी, कोई लड़की अब सीता बनना नहीं चाहती। कोई लड़की राम सीता के रिलेशन को देखकर सारी जिंदगी चुप रहना नहीं चाहती। कैसा रिएक्शन पैदा किया उसने? क्या सीता जैसा रिएक्शन हो सकता है? क्या सीता बन सकती है कोई लड़की? क्या कोई लड़की बनना चाहती है? नहीं बनना चाहती। तो जब आप इस तरह के मिथ की आख्यान देखते हैं, उनका धारावाहिकीकरण देखते हैं, धारावाहिक रूप में देखते हैं, तो वे आख्यान एक नया पैराडाइम निर्मित करते हैं, एक विमर्श का नया आधार निर्मित करते हैं, जिसका कि पुराने आधार से बुनियादी तौर पर कोई संबंध नहीं होता। और वो आधार कब पता चलेगा आपको? आप जस्ट एक बार सवाल कीजिए, किसी भी लड़के से एक सवाल कीजिए, किसी भी व्यक्ति से कहिए कि क्या तुम अपने पिता जैसा बनना चाहते हो? क्या तुम अपने पिता जैसा बन सकते हो? नहीं बन सकते। क्या हिस्टोरिकली यह संभव है कि मैं अभी 2 मिनट पहले जो बोल रहा था, मैं 2 मिनट बाद वही चीज रिपीट कर दूं? यह विज्ञान का नियम है कि हर क्षण चीजें बदलती हैं, परिवर्तन। अगर यह शाश्वत नहीं है तो राम का कथानक शाश्वत कैसे हो सकता है? राम के मूल्य शाश्वत कैसे हो सकते हैं? यही तो लड़ाई है असली। कार्ल मार्क्स ने क्या दिया था दुनिया के लिए? उपलब्ध न हो। जो लोग रोज पानी पी पी के गाली देते हैं, कार्ल मार्क्स को गाली देते हैं, विनम्रता से कहना चाहता हूं यह चीज। मार्क्स, क्या आपने बहुत मोटी मोटी किताबें लिखी हैं और उन्हें पढ़कर साधारण पाठकों के लिए ये बताइए कि, और सरल तरीके से बताइए कि आपने असल में लिखा क्या है? तो कार्ल मार्क्स ने कहा कि मैं तो जो कुछ अच्छा लिखा गया वही मैंने प्रोड्यूस किया है। मैंने कुछ नहीं, मेरी व्यक्तिगत राय, एक नई चीज लिखी। पहली बार कार्ल मार्क्स के जरिए पता चला कि दुनिया में सब कुछ बदल सकता है, लेकिन परिवर्तन का नियम, दुनिया शाश्वत नहीं है।
दुनिया में कोई चीज शाश्वत नहीं है, परिवर्तनीय है, हर बदल सकती है, लेकिन परिवर्तन का नियम नहीं बदल सकता। मूल्यवान थी। जब आप इस चीज को दिमाग में रख के पढ़ेंगे कि हर चीज परिवर्तनीय है, एपिक भी परिवर्तनीय है, उनकी व्याख्या भी परिवर्तनीय है। क्या कहते हैं संस्कृत के लोग? बादे बादे जायते तत्वबोधा। आप जितना बाद करेंगे, आप रसायन निकालेंगे, तत्व निकालेंगे। दूध में से सीधे मक्खन नहीं निकलता। जो लोग सोचते हो कि दूध से सीधे, देखिए, खूब देखिए सीरियल, लेकिन देखिए कि परिवार में क्या बन रहा है और क्या बिगड़ रहा है। इसने जो बात कही कि सीरियल या मीडिया के जो प्रोडक्ट है, जिन्हें हम पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, वे हमारे एटीट्यूड, संस्कार और आदतें बदलते हैं। उसका एक ही काम है और कोई काम नहीं है। अगर चीजें प्रति क्षण बदलती हैं तो यह कैसे संभव है कि राम का कथानक नहीं बदलेगा, रामानंद सागर का कथानक नहीं बदलेगा? रामानंद सागर का आप चाहे जितना स्टीरियोटाइप बनाइए और दिखाइए, वह बदलेगा, उसका इंपैक्ट बदलेगा। क्योंकि परिवर्तन उस पर भी लागू होते हैं और परिवर्तन के नियम उन दर्शकों पर भी लागू होते हैं जो उसके सामने हाथ जोड़कर बैठे हुए हैं। लोग पूजा करते थे की और टेलीविजन के राम की। और याद कीजिए, एक जमाने में संतोषी माता फिल्म आई थी, बहुत कम पैसे में बनी थी और गुना पैसा उसने कमाया। और संतोषी माता फिल्म में जो लड़की हीरोइन बनी, संतोषी माता बनी थी। संतोषी माता फिल्म जब सिनेमा हॉल में दिखाई जाती थी, उसकी हालत यह थी कि वहां लोग पूजा करते थे और उस लड़की को तो बिल्कुल देवी बना के छोड़ दिया था लोगों ने। वो टीवी के दौर में स्थिति यह होती है कि आप टीवी के चरित्र को आप देवता नहीं बना सकते, आप चाहें तो देवता नहीं बना सकते। आप कल्पना कीजिए, जस्ट कल्पना कीजिए, अमिताभ बच्चन ने जब पहली बार लोकसभा का इलेक्शन लड़ा, अमिताभ बच्चन सिनेमा से आए थे। इलाहाबाद पूरा जाम पड़ा हुआ था। इलाहाबाद में कहीं सड़कें ऐसी नहीं थी जो खाली हो। जब उनकी मीटिंग होती थी तो सारी सड़कें जाम थी। क्यों? क्योंकि वह सिनेमा का अनचैलेंज नायक था। आप कल्पना कीजिए, क्या कोई ऐसा टीवी एक्टर है जो किसी भी शहर की सड़कें जाम कर दे? क्या रामायण के अरुण गोविल में यह क्षमता है कि वो दिल्ली जाम कर दें? नहीं। टीवी के फॉर्मेट में यह प्रॉब्लम है कि वह नायक को नायक बनने ही नहीं देता। वह दैनंदिन जीवन का हिस्सा होता है। रास्ता चलते लोग पहचान जाते हैं। अरे, हमारे साथ एक लड़का पढ़ता था, राजेंद्र गोगोई। राजेंद्र गोगोई जो है वो पढ़ता था, वो महाराष्ट्र का लड़का था, बाद में आईएएस हुआ और वो चला गया। और वो किसी सीरियल में हम लोग या बुनियाद में किसी में था, वो मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली। मैंने एक जमाने में उसे एसएफआई का मेंबर भी बनाया था और वो अचानक सीरियल का नायक बन गया और सीरियल में काम करने लगा। और जब वो बस में जाता था जेएनयू में से निकल के, तो रास्ते में चलते हुए लोग उसकी तरफ इशारा करते थे, अरे ये तो वो फलां सीरियल में काम करता है लड़का। राजेंद्र गोगोई बहुत जो पॉपुलर था, लेकिन लोग उंगली उठा के कहते थे कि ये तो हमारे बीच में, अरे यार ये तो हमारे बीच का ही नायक है, हमारे बीच का ही आदमी। टीवी के फॉर्मेट की मुश्किल यह है कि वहां नायक की डेथ हो जाती है। सिनेमा जिसे नायक बनाता है, टीवी उसे नायक नहीं बनने देता। उनके आम लोगों के
बीच में एक आदमी बना देता है खाली। इसलिए आप देखें कि जो टीवी के जो आर्टिस्ट हैं अच्छे लोग हैं, सब बढ़िया लोग हैं, लेकिन हम जैसे ही लोग हैं। एक अन्य पहलू और बहुत मजेदार पहलू, वो ये कि सीरियल का जब उत्पादन शुरू हुआ तो सीरियल के उत्पादन ने बड़े पैमाने पर सिनेमा के उत्पादन को और इंडस्ट्री में बड़े पैमाने पर लोग काम करते हैं, बड़े पैमाने पर सीरियल बनते हैं, मजदूरी पर काम करते हैं, कुछ लोग मंथली पे पर काम करते हैं, कोई सीरियल के हिसाब से काम करता है, और तरह तरह के उसमें रूप हैं। सीरियल में काम करने वाले लोगों की तरह तरह की मजदूरी है। ये जो सीरियल के जरिए जो टेलीविजन रेवोल्यूशन हमारे बीच में हुआ, जिस रेवोल्यूशन को संभव बनाया टेलीविजन सीरियल ने, उस टेलीविजन रेवोल्यूशन ने, जैसा कि मैंने आपसे चर्चा की, जहां एक तरफ से उसने तमाम किस्म के मिथ की आख्यानों के पुनर्प्रस्तुति और उसके जरिए सांस्कृतिक पॉपुलिज्म के जो प्रश्न थे उनको केंद्र में रख दिया, वहीं उसने दूसरी तरफ एक अन्य चीज पैदा की जो कि बहुत सीरियस है। मेरा मानना यह है कि टेलीविजन के आने के बाद और सीरियल के आने के बाद टेलीविजन ने इन जनरल एज ए मीडियम सारे जनमाध्यमों को प्रभावित किया और सारे जनमाध्यमों को टेलीविजन के निर्देश पर और दिशा में बदलने के लिए मजबूर किया। टेलीविजन जब आया तो कौन सी चीज महत्वपूर्ण थी? महत्वपूर्ण था उसमें विजुअल, फोटो। हिंदी में एक पत्रिका निकलती थी माया, बहुत पॉपुलर थी, तकरीबन 3 कॉपियां बिकती थी उसकी। लेकिन जब लॉन्च हुआ, लॉन्च होते ही और सीरियल के लॉन्च होते ही जो पत्रिका लॉन्च हुई वो थी इंडिया टुडे, और इंडिया फॉर्मेट का अनुकरण नहीं किया। इंडिया टुडे ने और कवर पेज से लेके हर स्टोरी के साथ में अंदर तक फोटोजेनिक जो पत्रकारिता है उसको उसने फोर्स किया। इसका कुपरिणाम यह निकला कि जो पत्रिकाएं वे बंद हो गए। दिनमान, क्लासिकल, मैगजीन, बहुत बेहतरीन पत्रिका थी, बंद हो गई। हिट कौन सी पत्रिका कर गई? इंडिया टुडे। हर एडिशन हिट कर गया उसका। कहने का मतलब यह कि टेलीविजन जब आया तो टेलीविजन ने सभी माध्यमों को मजबूर किया, क्योंकि टेलीविजन सभी माध्यमों का राजा है, बादशाह है। उसने डिक्टेट किया सभी माध्यमों को कि अब आप मेरे हिसाब से चलिए, मुझसे सीखिए। तो जिन माध्यमों ने टेलीविजन से सीखा, टेलीविजन का अनुकरण किया, वे माध्यम तो सरवाइव किए, लेकिन जिन माध्यमों ने अनुकरण नहीं किया वे सरवाइव नहीं किए। टेलीविजन के इस गुण को हमें समझना चाहिए कि टेलीविजन जब आया तो शुरू कर दिया और उन्हें या तो अपने को उसकी संगति में विकसित, यह ठीक वैसा ही है। उपन्यास आया था तो उपन्यास ने एक जेनर के तौर पर, उपन्यास पहले नहीं लिखे जाते थे। आधुनिक काल के पहले उपन्यास कभी नहीं लिखे गए, कहानियां लिखी गई, नाटक लिखे गए,
और दूसरे कविता थी, दूसरे विधा रूप थे, लेकिन उपन्यास नहीं लिखे गए। युग के साथ जो नया विधा रूप आया हुआ था उपन्यास, और उपन्यास ने फिर तेजी से सभी विधाओं को बदलने के लिए मजबूर किया। उपन्यास के आने के पहले तक बड़े लेखक थे, भी थे, आ रहा था उस समय भी थे, अच्छे और बड़े लेखक थे, लेकिन रचनाओं के केंद्र में मनुष्य नहीं था। उसने रचना के केंद्र में मनुष्य और यथार्थ को स्थापित किया, और उसने सारी अपनी को सर्वाइव, तो वे रचना के केंद्र में यथार्थ लाए। और जाहिर है कि इसका आधुनिक काल पर असर पड़ा, आधुनिक काल की साहित्यिक विधाओं पर असर पड़ा। आधुनिक काल में जितना भी लिखा गया उपन्यास के आने के बाद, वह सब मनुष्य को केंद्र में रखकर लिखा गया। यही लेखक थे, लेकिन रचना के केंद्र में मनुष्य नहीं होता था, भगवान होता था, राजा रानी होते थे, धर्म होता था, ईश्वर के आख्यान होते थे, लेकिन मनुष्य नहीं होता था। लेकिन उपन्यास आया तो उसने एटीट्यूड बदल दिया, उसने विधाओं का चरित्र बदल दिया, विधाओं की प्रकृति बदल दी, लेखक का दृष्टिकोण बदल दिया। इसलिए यह कहा जाता है उपन्यास विधाओं का राजा है। आप याद कीजिए कि जिस समय पहली बार सिनेमा आया, फिल्म, बंगला में एक बहुत ही अच्छी चीज है, बंगला में नाम बड़े अच्छे देते हैं और सही सटीक देते हैं। हिंदी में उस तरह की प्रॉब्लम है कि हम सटीक नाम नहीं दे पाते। सारी दुनिया में लोग जानते हैं कि उपन्यास जब आया तो उपन्यास को उसके पैरेलल सिनेमा भी आया, और सिनेमा को सबसे अधिक जिस विधा ने प्रभावित किया वह तो उपन्यास का फॉर्मेट। सिनेमा ने उपन्यास से बहुत कुछ सीखा और ग्रहण किया। तो जिस तरह से उपन्यास ने सारी विधाओं के केंद्र में मनुष्य और उसके यथार्थ को स्थापित किया, टेलीविजन जब आया तो यह टेलीविजन जनमाध्यमों का बादशाह। अब तक के जितने भी माध्यम थे उनमें यह सुपीरियर है, इसकी पहुंच बहुत बड़ी है। तो टेलीविजन ने जो चीज क्रिएट की वह थी कृत्रिम मनुष्य और कृत्रिम विमर्श और कृत्रिम यथार्थ। आर्टिफिशियल रियलिटी का सबसे ज्यादा उत्पादन और पुनरुत्पादन, निर्मित यथार्थ का सबसे ज्यादा उत्पादन और पुनरुत्पादन सीरियल ने पैदा किया, और इसका इंपैक्ट साहित्य पर भी पड़ा, इसका इंपैक्ट सिनेमा पर भी पड़ा, इसका इंपैक्ट हमारे जीवन में भी पड़ा। उपन्यास बहुत लिखे जा रहे हैं अभी, लेकिन उन सब में निर्मित यथार्थ है, वे मांग पूर्ति के आधार पर लिखे जा रहे हैं, जैसे सीरियल मांग पूर्ति के आधार पर बनते हैं। साहित्य मांग पूर्ति के आधार पर जब लिखा जाने लगेगा तो साहित्य में निर्मित यथार्थ होगा, यथार्थ नहीं होगा। वो यथार्थ की जैसी उत्तेजना और जो पीड़ा होती है, उसे लिखते समय लेखक को जो पीड़ा होती है, वह पीड़ा उसमें कहीं भी आप महसूस नहीं करेंगे। इसलिए अब जो उपन्यास लिखे जा रहे हैं, जो कहानियां लिखी जा रही हैं, उनमें वही ज्यादातर कहानियां हमारे हृदय को स्पर्श ही नहीं करती, वे हमारी अनुभूति को स्पर्श ही नहीं करती। वो दिमाग को तो स्पर्श करती हैं, अनुभूति को स्पर्श नहीं करती। साहित्य अच्छा वह माना जाता है जो हमारी अनुभूतियों को स्पर्श करे। टेलीविजन के सीरियल हमारी अनुभूतियों को स्पर्श नहीं करते, हमारे दिमाग को स्पर्श करते हैं, हमारी फीलिंग्स को स्पर्श नहीं करते, हमारे एटीट्यूड्स को स्पर्श करते हैं, हमारी संवेदनाओं को व्यंजित नहीं करते। तो टेलीविजन का इंपैक्ट यह भी हुआ, टेलीविजन कल्चर का इंपैक्ट यह भी हुआ, उसने जो प्रचलित साहित्य था उस प्रचलित साहित्य को गंभीरता से प्रभावित किया और साहित्य में निर्मित यथार्थ के सृजन की संभावनाएं बढ़ा दी। आर्टिफिशियल लैंग्वेज, आर्टिफिशियल कल्चर, इसकी संभावनाएं बढ़ा दी। हम लोग अब अंदर की अनुभूतियों के आधार पर नहीं बोलते, बहुत ही आर्टिफिशियल बोलते हैं, नकली बोलते हैं। हमारी भाषा जो होती है आमतौर पर बातचीत में नकली होती है। हम असली भाषा बोलना भूल गए।
अब हम जिस मनुष्य को देखते हैं और जिस मनुष्य की बात करते हैं वह रियल मनुष्य नहीं है, कृत्रिम मनुष्य है। क्योंकि सिनेमा, टेलीविजन लगातार 8-8 घंटे आप टेलीविजन देखते हैं, 7-7 घंटे टेलीविजन देखते हैं, तो आपके दिमाग पर कौन सी चीज हावी है? अगर आप 8 घंटे मजदूरों में रहेंगे, किसानों में रहेंगे, सामान्य जीवन में रहेंगे, बाजार में रहेंगे, तो आपके जेहन में, आपकी आंखों में, आपकी अनुभूतियों में जीवन का यथार्थ, मजदूर का यथार्थ झांकेगा, डिस्टर्ब करेगा। तो सामाजिक जीवन में तो हमारा उतना इंटरेक्शन है नहीं। हमारा जितना इंटरेक्शन टेलीविजन में है, तो हमारी चेतना को कौन सी चीज प्रभावित करेगी? हमारे दिमाग में किन इमेजेस का असर होगा? हमारे दिमाग में उन छवियों का असर होगा जो कि आर्टिफिशियल है, जहां संवेदना नहीं होती। इमेजेस तो हैं, विषय तो हैं, अनुभूतियां नहीं होती। अनुभूति रहित काव्य, अनुभूति रहित आख्यान, अनुभूति रहित फोटो, अनुभूति रहित सीरियल बहुत ही भयानक है। तो कैसा इंसान बनेगा? ये जो सेंसलेसनेस बढ़ी है समाज में, इस संवेदनहीनता के विकास में, इस आर्टिफिशियल मनुष्य, आर्टिफिशियल कल्चर जिसको कि टेलीविजन ने कल्टीवेट किया, सचेत रूप से कल्टीवेट किया, इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। ऐसा नहीं है कि खाली हम परेशान हैं इससे, संवेदनहीनता से, और यूरोप परेशान नहीं है, अमेरिका परेशान नहीं है, इटली परेशान नहीं है। इटली भी परेशान है, अमेरिका भी परेशान है। जहां पर सॉप अपेरा की कल्चर पैदा हुई, वहां उसने आर्टिफिशियल अनुभूतियां और आर्टिफिशियल कल्चर को जन्म दिया, और रियल मनुष्य और रियल अनुभूतियों से उसने समाज को काट दिया। और यह अपने आप में एक सबसे बड़ा नेगेटिव कंट्रीब्यूशन है इसका। इसलिए टीवी में जो देखते हैं उसे देखिए, उसकी परीक्षा कीजिए कि क्या वो वहां जो दिखाया जा रहा है वो सही है, गलत है। निश्चित तौर पर आपको नए रिजल्ट मिलेंगे, और ऐसे रिजल्ट मिलेंगे जिनकी आपने कल्पना नहीं की थी और आपको टीवी ने नहीं बताया था। मैं एक उदाहरण दूंगा जिससे कि टीवी कल्चर का और न्यूज कल्चर का, ज्यादा नहीं। जिस समय मजदूरों का भारत बंद होता है ना, या मजदूरों की हड़ताल होती है, तो सारे मजदूरों की हड़ताल के कारण सारे देश में 5,000 करोड़ रुपए का नुकसान। और बार बार ये समझाने की कोशिश करते हैं, देखा मजदूरों की हड़ताल की वजह से वह मरीज रास्ते में मर गया, मजदूर जुलूस निकाल रहे थे, इसकी वजह से मरीज हॉस्पिटल नहीं जा पाया, वो मर गया। और वे आपके जेहन में मजदूर विरोधी भावनाएं पैदा करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या 5 अगस्त से लेके कोई मरा नहीं? क्या ये संभव है? क्या पिछले 10 दिन में जो लॉकडाउन चल रहा है इसमें लोग मरे नहीं? क्या मुर्दों के चित्र देखे आपने कि लॉकडाउन की वजह से एक आदमी मर गया जिसको 20 लोग ले जा रहे थे, सरकार ने जैसे कहा था, खाली उसका फोटो दिखा देते। लॉकडाउन में भी लोग मर रहे हैं। लॉकडाउन में भी डेली 16,000 करोड़ रुपए का देश का नुकसान हो रहा है, लेकिन मीडिया इस बात को नहीं बताएगा। क्योंकि जिस समय यह बात बताई जाएगी और रिपीटेडली बताई जाएगी कि लॉकडाउन की वजह से आर्थिक स्थिति को क्या नुकसान हो रहा है, तो जाहिर है कि सरकार के बारे में जो आपकी आस्था है वो खंडित होंगी। तो मीडिया के लिए सबसे अच्छा क्या है? मीडिया के लिए सबसे अच्छा है कि बताओ ही मत कि लॉकडाउन से कितना नुकसान हो रहा है। आज से 5 दिन पहले तक अगर यह मान लें कि 16,000 करोड़ रुपया डेली का नुकसान होता है,
तो आप जस्ट गिनती कीजिए कि पिछले 10 दिन में हिंदुस्तान का कितना नुकसान हो चुका है। इस नुकसान से बच सकते थे हम। ये तो खाली दुकानदारों के नुकसान की बात कर रहा हूं मैं आपसे। इंडस्ट्री का कितना नुकसान हुआ होगा इस बीच में, रेलवे का कितना नुकसान हुआ होगा, ट्रांसपोर्टेशन का कितना नुकसान हुआ होगा, मजदूरों का कितना नुकसान हुआ होगा। आप तो प्रतिदिन वह हजारों करोड़ रुपए में आएगा। लेकिन मजाल है कि मीडिया ये बता दिया आपको, क्योंकि मीडिया का अभी काम यह है कि वह आपको एकदम देश सेवा में लगा के रखे। और अगर भूल से मजदूरों ने हड़ताल की और जुलूस निकाला है या रैली निकाली है, तो वो आपको बार बार बताता है कि आज जो रैली हो रही है लेफ्ट फ्रंट की कलकत्ते में, जिसकी वजह से सारा ट्रैफिक जाम पड़ा है, उसकी वजह से डेली कलकत्ते का 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। टेलीविजन की कल्चर में एक तरह के वैचारिक राजनीतिक पूर्वाग्रह होते हैं। वैचारिक राजनीतिक पूर्वाग्रह न हो तो टेलीविजन सरवाइव न करे। आर्टिफिशियल कल्चर, आर्टिफिशियल आउटलुक, आर्टिफिशियल रियलिटी और आर्टिफिशियल जो है एटीट्यूड, ये टेलीविजन का एक बाई प्रोडक्ट है। सरकार किसी की भी आए या जाए, टेलीविजन अपनी इन आदतों से बाज नहीं आएगा। एक अन्य चीज जो जरूरी चीज है, टेलीविजन में सीरियल के आने, हिंदुस्तान में मनोरंजन तो था, मनोरंजन का आनंद भी लेते थे लोग, लेकिन के बाद पहली एक चीज क्रिएट हुई, मनोरंजन मानव अधिकार बन गया। टेलीविजन के आने के पहले तक मनोरंजन ह्यूमन राइट्स नहीं था। टेलीविजन का ये एक सीरियल कल्चर का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है को मनोरंजन को मानवाधिकार की में शामिल। अब सरकार किसी भी तरह से टीवी के प्रसारण को बाधित नहीं कर सकती, क्योंकि वह ह्यूमन राइट्स की कैटेगरी में आता है। आपने एक चीज नोटिस की होगी, कश्मीर में सब कुछ लॉकडाउन हो गया, इवन इंटरनेट भी बंद हो गया, लेकिन टीवी बंद नहीं हुआ। टीवी चैनल बंद नहीं हुआ है। डीटीएच प्लेटफॉर्म से जो जाते थे चैनल, वे ज्यादातर चैनल देखे जाते रहे। तो टेलीविजन कल्चर ने एक बड़ी चीज क्रिएट की जिसका हम लोग फायदा उठा रहे हैं। ऐसा नहीं कि टेलीविजन में सब बुरी चीजें थी, अच्छी चीज भी आई कि टेलीविजन ने मनोरंजन को मानवाधिकार के तौर पर निर्मित करने में केंद्रीय भूमिका अदा की। हम अब ये कहने लगे कि टीवी देखना, मनोरंजन हासिल करना, यह हमारा अधिकार है, यह हमारा संवैधानिक अधिकार बन चुका है। और ये एक बड़ी चीज थी। टीवी कल्चर का सिर्फ नेगेटिव एस्पेक्ट भी नहीं है, लेकिन उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट भी हैं। उसमें से ह्यूमन राइट्स के तौर पर इसकी स्थापना, मनोरंजन की कॉन्सेप्ट का आना, उसकी स्वीकृति होना, यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक बहुत ही सामान्य जो टीवी रेवोल्यूशन हुआ, उस टीवी रेवोल्यूशन के साथ में जो न्यूज का फॉर्मेट आया, एक तो वह फॉर्मेट था जो सीरियल में आया, जिसकी मैंने आपसे चर्चा की, जिसमें रूढ़िबद्धता और निर्मित यथार्थ वो एक तरह से इंटीग्रेटेड थे। पहले ये न्यूज में इस तरह से रूढ़िबद्धता नहीं थी। टेलीविजन की कल्चर ने यह रूढ़िबद्धता को
समाचारों में और खासतौर पर टीवी के समाचारों को भी प्रभावित किया। पहले होता यह था कि प्रोपेगेंडा होता था, इलेक्शन विलेक्शन के टाइम पर उसका थोड़ा सा इस्तेमाल करते थे लोग, जो सरकार थी वो भी इस्तेमाल करती थी न्यूज का और दूसरी चीजों का, विज्ञापनों का। तो वो खाली वो इलेक्शन के दौर तक सीमित रहता था। लेकिन पहली बार एक सुनियोजित ढंग से बहुत ही एग्रेसिव आइडियोलॉजिकल अटैक के तौर पर टेलीविजन में न्यूज फॉर्मेट बदला तेजी से, और मीडिया का न्यूज फॉर्मेट बदला। कब बदला वो? जब यूपीए 2 में न्यूक्लियर पॉलिसी को लेकर लेफ्ट पार्टियों ने मनमोहन सिंह की सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। और उस समय के बाद टेलीविजन जो हाथ धो के पीछे पड़ा, दूसरे माध्यम जो हाथ धो के पीछे पड़े लेफ्ट के, वो अभी तक उन्होंने हाथ धोए नहीं है, वो हाथ धो के पीछे पड़े हुए हैं। उसने एक खास तरह का स्टीरियोटाइप और एक खास तरह का हिस्टीरिया लेफ्ट के खिलाफ विकसित किया। संयोग की बात थी, कांग्रेस ने इसका इस्तेमाल किया लेफ्ट को नीचा दिखाने के लिए। जो अमेरिकी लॉबी थी उसने इस्तेमाल किया लेफ्ट को नीचा दिखाने के लिए। कांग्रेस खुश थी कि उन्होंने लेफ्ट को साइज मीडिया में सब जगह पीट दिया। लेकिन वो ये भूल गए कि ये जो चीज है ये थमने वाली नहीं है। ये जो हिस्टीरिया की कल्चर, उन्माद की जो कल्चर जो पैदा हुई, उस उन्माद की कल्चर को पैदा करने, अब थोड़ा सा पीछे चले जाइए, अन्ना हजारे का जो एजिटेशन था, उस एजिटेशन में इस कल्चर की शुरुआत हो चुकी थी। 2G और 3G की न्यूज जिस तरह से आ रही थी और प्रोपेगेट हो रही थी, उसमें इसकी शुरुआत हो चुकी थी। लेकिन लिंचिंग हुई लेफ्ट की। जाहिर है जिसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपको भी ठिकाने लगाएगा। वही मीडिया जिसके जरिए लेफ्ट की लिंचिंग की गई, उसी मीडिया ने अल्टीमेटली कांग्रेस को लिंच किया। आप तय मानिए, लिख लीजिए इसे। मीडिया किसी का सगा नहीं होता, वो मोदी का भी सगा नहीं है। वो मोदी को भी मारेगा, मोदी को भी घेरेगा, वो आरएसएस को भी घेरेगा। अभी जो फिलहाल जो आरएसएस और मोदी के साथ में जो हनीमून चल रहा है मीडिया का, यह हनीमून ज्यादा दिन नहीं चलेगा। सवाल यह है कि क्या न्यूज के फॉर्मेट को आप स्टीरियोटाइप फॉर्मेट के आधार पर, एक रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर न्यूज के फॉर्मेट को चला सकते हैं? अगर चलाएंगे तो वो अल्टीमेटली कभी इसकी किलिंग करेगा, कभी उसकी किलिंग करेगा। उसे रोज एक किलिंग के लिए नए शिकार चाहिए। हम ये सोचें कि न्यूज का नया फॉर्मेट क्या होगा। न्यूज का नया फॉर्मेट वही नहीं हो सकता जो अभी चल रहा है। हमारी चिंता यह है कि न्यूज का अगला फॉर्मेट क्या होगा। जो मीडिया की कल्चर है, जो सीरियल की कल्चर है, उस सीरियल की कल्चर का अगला पड़ाव क्या होगा। क्या अब तक की प्रस्तुतियों को देख के कुछ नई संभावनाएं नजर आती हैं, या हम नहीं सुधरेंगे वाले भाव में ही अभी टीवी? फिलहाल टीवी अपनी जिद पर अड़ा हुआ है कि हम नहीं सुधरेंगे। फिर मुझे मार्क्स याद आते हैं, हर चीज परिवर्तनीय है। ये भी बदलेंगे और ये भक्त भी बदलेंगे, आप चिंता मत करिए। ये समाज भी बदलेगा, ऐसा नहीं है।
अगर ऐसा नहीं होता तो ये सारी दुनिया तो बहुत पिछड़ गई होती, और एक कूपमंडूक उसे बंदी बनाए रखते। और रही बात इसकी कि हमारे साथ कितने लोग हैं, संख्या संख्या बल, कितने लोगों ने घड़ियाल बजाए, कितने लोगों ने दीपक जलाए, सोचिए। जब सती प्रथा का विरोध किया था बंगाल में, तो बंगाल की अधिकतर जनता उनके खिलाफ थी। बहुत कम प्रतिशत लोग थे जो राजा राम मोहन राय के साथ थे सती प्रथा के विरोध में। हजारों की रैलियां निकली राजा राम मोहन राय के खिलाफ में, जान लीजिए आप, जुलूस निकले। अल्टीमेटली जीता कौन? राजा राम मोहन राय या वो भीड़? सिरों की गिनती करने से चीजें सही नहीं होती। मेरे साथ कितने लोग हैं, मैं कितना ताकतवर हूं, मुझे कितने वोट मिले हैं, मेरे कितने सांसद हैं, इससे आप सही है यह तय नहीं होता। अगर ऐसा होता तो विज्ञान तो कभी फिर आता ही नहीं समाज में। हर दौर में विज्ञान की धारणाओं का विरोध करने वाले लोग, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विरोध करने वाले लोग, सृजन का विरोध करने वाले लोग बड़ी तादाद में रहे हैं, बहुसंख्यक रहे हैं। विज्ञान के समर्थक, सृजन के समर्थक हमेशा अल्पसंख्यक रहे हैं, और बुद्धिजीवी तो और भी ज्यादा अल्पसंख्यक रहे हैं। लेकिन समाज को बदला किसने? विज्ञान ने। समाज को बदला किसने? आप कल्पना कीजिए आर्यभट्ट की। आर्यभट्ट ने जब सबसे पहले विज्ञान संबंधी खोज दी, तो जानते हैं बरहामिर जो सबसे बड़ा ज्योतिषी था और आचार्य था, उसने आर्यभट्ट की कहीं नौकरी नहीं लगने दी पूरे हिंदुस्तान में। आर्यभट्ट दर दर का भिखारी बना के छोड़ा, लेकिन आर्यभट्ट ने जो 125 श्लोक का जो आर्यभट्टियम लिखा, वो सारी दुनिया के लिए, विज्ञान के लिए आज भी मील का पत्थर है। आप जान लीजिए इसे। बरहामिर को कोई नहीं जानता सिवाय अंधविश्वासियों के, लेकिन सारी दुनिया बदली और देखी गई है आर्यभट्ट के दृष्टिकोण से। तो जीवन के लिए कौन सी चीज जरूरी है? बरहामिर जरूरी है या आर्यभट्ट जरूरी है? मैं फिर कहूंगा आर्यभट्ट जरूरी है, बरहामिर जरूरी नहीं है। अंधविश्वास और भाग्यवाद जरूरी नहीं है। समाज में सृजन के लिए वाल्मीकि चाहिए, रामानंद सागर चाहिए। रामानंद सागर के सीरियल से 5 सीरियल नहीं बने, रामायण से प्रभावित होकर बने। रामायण से प्रभावित होकर सैकड़ों किताबें और सैकड़ों एपिक लिखे गए, क्योंकि वाल्मीकि की रामायण सृजन थी। रामानंद सागर का सीरियल है, वो कृत्रिम साहित्य है, वो साहित्य नहीं है, वो सृजन नहीं है, इसलिए उसे कोई प्रभावित नहीं हुआ। उसने ऐसे 10 स्क्रिप्ट राइटर पैदा नहीं किए जिन्होंने कि रामायण की नकल करके रामायण लिखी हो, लेकिन वाल्मीकि की रामायण और महाभारत जो वेद व्यास ने लिखा, जिसके कई राइटर थे, में सैकड़ों साल तक भारतीय लेखकों को प्रभावित किया, और तकरीबन 1800 वर्ष तक हिंदुस्तान में जितनी भी रचनाएं लिखी गई, इन 2 कृतियों से प्रभावित होकर लिखी गई। उस समय न कोई टेलीविजन था, न कोई रेडियो था, न कोई सरकार थी। रामानंद सागर को तो टेलीविजन मिला, सरकार का समर्थन मिला, इंडस्ट्री का समर्थन मिला, लेकिन रामानंद सागर के टेलीविजन की स्क्रिप्ट का अनुकरण करके 5 लेखक नहीं तैयार हुए। तो सीरियल का सृजनात्मकता पर बहुत कम असर होता है, और न के बराबर असर। जरूर है कि रामायण को कितने लाखों करोड़ों लोगों ने देखा सीरियल को, उसकी तुलना में वाल्मीकि
बात करके देख लीजिए, वाल्मीकि की रामायण पढ़ी है ठीक से? कितने लोग हैं जिनके घर में रामायण है वाल्मीकि की? हमारे घर में रामायण नहीं है वाल्मीकि की, लेकिन 1800 वर्ष तक उसने प्रभावित किया लेखकों को। हम सबके घर में रामायण और महाभारत सीरियल चल रहा है, लेकिन कोई चीज हमारे घर में नहीं है। सृजन जो होता है, जो क्रिएटिव राइटिंग होती है, ये आर्टिफिशियल राइटिंग है। साहित्य क्रिएटिव राइटिंग था। क्रिएटिव राइटिंग सरवाइव करती है, बची रहती है, सदियों के बाद भी बची रहती है। आप उसमें आनंद लेते हैं, वो अच्छी लगती है आपको। कृत्रिम लेखन है, कृत्रिम सृजन है, जिसमें सीरियल उसका क्लासिक रूप है, वह जितनी जल्दी तैयार होता है उतनी जल्दी मर भी जाता है, उसकी उम्र नहीं होती। उसके बाद में रिटर्न ऑडियंस। इसलिए सीरियल की कल्चर के आने के बाद में जो कल्चर बनी, जिसे हम लोग आर्टिफिशियल कल्चर कहते हैं, कृत्रिम संस्कृति कहते हैं, एक ऐसी संस्कृति कहते हैं जिसका यथार्थ से संबंध कम है और बाजार से और उद्योग से संबंध ज्यादा है, उसका उपभोग की संस्कृति से संबंध ज्यादा है, उसका स्टीरियोटाइप या रूढ़िबद्ध धारणाओं से संबंध ज्यादा है। इसलिए ये प्रश्न तो रहेगा ही कि टेलीविजन की जो कल्चर है, वो कल्चर अल्टीमेटली जा किस दिशा में रही है। अगली बार शाम को फिर हम लोग 7 बजे मिलेंगे, पक्का मिलेंगे, 7 बजे मिलेंगे और फिर बातचीत करेंगे। थैंक यू।